Hello everyone, hope you're doing well. And today we have another very important topic to discuss. And from financial reporting और उसका जो sequence है chapter का, we are supposed to start chapter number 19 from Kaplan study text. और इस chapter का जो नाम है वो है cash flow statement. So we have this cash flow statement और इसको जो स्टैंडर्ड डील करता है वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं द अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल सिस्टम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी प्रिपेयर होती हैं आर प्रिपेयर्ड on accrual basis। accrual basis का आपको क्लियरली पता है। accrual कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दें जब वो इनकर्ड हो जाए, इवन कि आप कैश पे नहीं भी कर रहे, आप अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर देते हैं। accrual ये कहता है कि आप अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर दें जब वो अर्न हो जाएं, इवन आप कैश रिसीव नहीं भी कर रहे तब भी आप अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर दें। ऐसा ही है ना। इसका मतलब है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, और उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो आपका प्रॉफिट निकला हुआ होता है वो बेसिकली एक्रूअल कॉन्सेप्ट के तहत निकला होता है। मतलब कि ये ऐन मुमकिन है आपने उधार के ऊपर चीज़ें ख़रीदी हों, आपने उधार के ऊपर चीज़ें बेची हों, तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ये कह रही है कि आपका नेट प्रॉफिट है, एज्यूम करते हैं 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का आपका नेट प्रॉफिट है। और जब आप ड्रॉ ओपन करते हैं और ड्रॉ खोल के देखते हैं कि ड्रॉ में कितने पैसे पड़े हैं, तो पता चला ड्रॉ में तो 7000 पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट मे बी आर डिस्टॉर्टिंग फिगर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल इन द बिजनेस। ऐसे ही है ना। प्रॉफिट तो ये एन मुमकिन है, अगर आपने सारी चीज़ें उधार पे बेच दी हैं, इसका मतलब है कैश तो आया ही नहीं होगा ना आपकी पॉकेट में। प्रॉफिट आपने 1 लाख का कमा लिया, तो जब आपने प्रॉफिट कमा लिया, इट वुड बी बेनिफिशियल टू सम स्टेक होल्डर्स, लेकिन बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग एग्जीक्यूटिव, हमारे पास अगर कैश नहीं है तो हम अपने ऑपरेटिंग सर्कल को कैसे चला सकेंगे? मतलब क्या? मतलब ये है कि हमने बिजली के बिल देने हैं, हमने वेजेस देनी है, सैलरीज देनी है, हमने रेंट पे करना है, हमने सप्लायर जिससे उधार पे चीज़ें ली हैं उसको पेमेंट करनी है। हमारे पास अगर कैश नहीं होगा, प्रॉफिट बेशक हैंडसम है, कैश नहीं है, तो हम अपनी लाइबिलिटीज़ मीट नहीं करेंगे। लाइबिलिटीज़ मीट नहीं करेंगे तो हम इंसॉल्वेंसी की तरफ जाएंगे, बैंक्रप्सी की तरफ जाएंगे। इसका मतलब है कैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरिएबल इन द बिजनेस इन ऑर्डर टू रन इट्स ऑपरेटिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। तो हम ये बात करते हैं, there is nothing stopping us to say that is very important thing कि जो कैश है वो फैक्ट है। कैश इज़ अ फैक्ट, ये हकीकत है। कैश फैक्ट है। एंड जो प्रॉफिट है वो कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट इज़ अ कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट एक कॉन्सेप्ट है, वेयर एज कैश जो है वो हकीकत है। इफ़ यू डू नॉट हैव कैश, यू हैव लॉट ऑफ द प्रॉफिट, तो आप चांसेस हैं कि यू आर सपोज टू मूव टूवर्ड्स द इंसॉल्वेंसी। ये एन मुमकिन है कि आप इंसॉल्वेंसी की तरफ चले जाएंगे। ऐसे ही है। तो हमारे पास कैश का होना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम अपने शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म ओब्लिगेशंस को जो हैं वो मीट कर सकें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे जाके हम ये देखते हैं कि ये जो कैश फ्लो है ये कैसे जनरेट होता है। चूँकि
बाज़-औक़ात कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इन द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। लिक्विडिटी से मुराद होती है, अच्छा मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ लिक्विडिटी को कि लिक्विडिटी से मुराद क्या है। देखें, अब जब भी लिक्विडिटी की बात आती है तो इसको दो डिफरेंस जो हैं वो एंगल से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला एंगल क्या है? लिक्विडिटी से मुराद ये है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है। और लिक्विडिटी की जो दूसरी डेफिनेशन है जो कि थोड़ी सी टेक्निकल होगी, लेकिन आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि लिक्विडिटी से मुराद क्या है? द स्पीड नॉन करंट एसेट इज कन्वर्टेड इनटू कैश, इनटू, उसको भी आप लिक्विडिटी बोल रहे होते हैं। खैर, वी आर मोर इंटरेस्टेड हेयर इज डेफिनेशन नंबर 1, और डेफिनेशन नंबर 1 क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कि बिज़नेस ने कहाँ कहाँ से कैश जनरेट किया। देखें, कैश फ्लो का कैश का इनफ्लो आना वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कैश का आउटफ्लो होना पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो ये आपने डिसाइड नहीं करना कि हमारे हक़ में बेहतर हुआ है कि कैश का इनफ्लो हुआ है, या हमारे हक़ में बेहतर नहीं हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ है, हमारे हक़ में बेहतर हुआ है, कैश का आउटफ्लो हुआ है, हमारे हक़ में बुरा हुआ है, कैश का आउटफ्लो हुआ है। आप ये डिसाइड नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये डिसाइड कर रहे होंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से पैसा जनरेट हुआ, बिज़नेस में कितना पैसा अवेलेबल हुआ, बिज़नेस ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के ऊपर पैसा खर्च किया। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को जो है वो हम चलते हैं, करते हैं, और उसके बाद डिफ़ाइन करने के बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कैश, कि बेसिकली ये कैश से मुराद क्या है। ये जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कैश? कैश से मुराद है बेसिकली यहाँ पर कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट। ये आपका कैश कहलाता है। जो आपके बिजनेस के ड्रा में पैसे पड़े हैं वो कैश इन हैंड है। डिमांड डिपॉजिट से मुराद है आपके करंट अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं बैंक में, जो कि बिजनेसेस अमूमी तौर के ऊपर करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं बिकॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कमिंग इनटू देयर अकाउंट एंड दे आर मेकिंग लॉट ऑफ द पेमेंट्स टू देयर सप्लायर्स एंड अदर पीपल, लिहाजा करंट अकाउंट उनको ज़्यादा सूट करता है। तो कैश से मुराद है बिजनेस के अंदर कैश इन हैंड और जो बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर एक और टर्म है, वो है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट से मुराद क्या है? कैश इक्विवेलेंट हम डिफाइन करते हैं हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज that can easily converted into cash and have very insignificant risk of change in value। इससे मुराद क्या है? कैश इक्विवेलेंट कैश तो नहीं होता, बट दैट इज क्लोजर टू कैश, कि जो बड़ी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। जो छोटी छोटी आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं मनी मार्केट की, मनी मार्केट इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आप पढ़ रहे होंगे, बिजनेस फाइनेंस में भी आप पढ़ रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी आप पढ़ रहे होंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी आप पढ़ रहे होंगे। तो कैश इक्विवेलेंट बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो कैश इक्विवेलेंट को आप कहते हैं नियर मनी। कैश इक्विवेलेंट इज़ नोन एज नियर मनी, कि जो पैसा तो नहीं है लेकिन दैट कैन ईजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। खैर आगे चलते हैं।
ये वो सिक्योरिटीज़ हैं जो कि हाथों हाथ कैश में कन्वर्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इफ़ यू हैव प्राइस बॉन्ड, और अगर आप किसी भी नॉन इस्लामिक बैंक के काउंटर पे जाके प्राइस बॉन्ड रखेंगे वो फ़ौरन आपको कैश दे देंगे। तो दैट इज़ योर कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर आपके पास ट्रेजरी बिल्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, तो आप किसी भी बैंक के पास जाके उसको कैश करवा सकते हैं, देयर इज़ नो अदर आर्गूमेंट। जैसे कि अगर आपके पास गोल्ड है, गोल्ड स्मिथ के पास जाएं, वो आपको कैश पे कर देगा, दैट इज़ कैश इक्विवेलेंट। ये जो शॉर्ट टर्म हाईली सिक्योरिटीज़ होती हैं, इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता खातर ख्वाह। प्राइस बॉन्ड 1500 का है तो 1500 ही आपको देंगे, चाहे वो 10 साल भी आपके पास पड़ा रहे, ठीक है। तो बिज़नेस की जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है उसको भी बिज़नेस कैश में कंसिडर करता है। मेक सेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिन मेथड से बनाया जाता है, पहले हम उसकी बात करते हैं। मेथड्स टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। याद रखिएगा 2 मेथड्स हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। पहला जो मेथड है जो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होंगे वो है इनडायरेक्ट मेथड, और दूसरा जो है वो है डायरेक्ट मेथड। नो, लेट्स टॉक अबाउट दिस इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड में जो कैश फ्लो बनता है वो हमें 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ से रिजल्ट निकाल के देता है। एक्टिविटीज़ टू बी considered in indirect method और सबसे पहले वो रिज़ल्ट निकाल के देगा आपको नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, दूसरा वो रिज़ल्ट निकाल के देगा आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, और तीसरा वो आपको रिज़ल्ट निकाल के देगा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, ठीक है। मेक सेंस। इनडायरेक्ट मेथड में 3 एक्टिविटीज़ का जो रिज़ल्ट है वो हम देखेंगे जब हम फॉर्मेट पढ़ रहे होंगे, तो उसमें ये एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, तो परेशान नहीं होंगे। इनडायरेक्ट मेथड को फर्दर स्प्लिट किया जाता है 2 फॉर्मेट्स के अंदर। इनडायरेक्ट मेथड को फर्दर जो है वो स्प्लिट किया जाता है 2 फॉर्मेट्स के अंदर। नंबर 1, सबसे पहले वो कहते हैं कि आप रिकंसिलिएशन करें फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस और नंबर 2, फिर वो कहते हैं ये करने के बाद आप बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब रिकंसिलिएशन क्या है, फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। नंबर 1, रिकंसिलिएशन फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेशन, CGO, ठीक है। मैंने खुद ही इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम कंप्लीट फॉर्म लिखें। मैंने खुद इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, रिकंसिलिएशन फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 ज़ीरोज़ लगा देता हूँ अगर अमाउंट मिलियंस में है। चलें जी, आप आगाज़ लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, जो कि आपको सवाल में दिया होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अभी करने क्या जा रहा है, देखिए एक्रूअल सिस्टम के तहत जो आपकी इनकम स्टेटमेंट बनी हुई होती है
उसमें बेसिकली क्रेडिट सेल्स भी रिकॉर्डेड हैं, क्रेडिट परचेजेस भी रिकॉर्डेड हैं। अब अगर हमने कैश तक पहुंचना है तो हम उन चीज़ों को रिवर्स कर रहे होंगे। दूसरी बात, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अगेंस्ट कैश का आउटफ्लो नहीं होता, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, जिस तरह एमोर्टाइजेशन है, फिर आपके पास डिप्रिसिएशन है, फिर रिलीज़ ऑफ कैपिटल ग्रांट है, इनके अगेंस्ट कैश का आउटफ्लो नहीं होता। फिर एक्रूड एक्सपेंसेस भी होते हैं, एक्रूड इनकम्स भी होती हैं। तो हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है, मतलब प्रॉफिट की बेसिस के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि इतना कैश भी पड़ा है। हमने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट SOPL में तमाम वो आइटम जो क्रेडिट के ऊपर हैं, नॉन कैश हैं, उनको हमने रिवर्स करना है ताकि हम कैश तक पहुंचें। उसी के लिए रिकन्सिलिएशन हम कर रहे होते हैं। तो हमने स्टार्ट लेना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ठीक है। ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसकी फिगर आ गई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने जो चीज़ ऐड करनी है वो है आपकी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट से मुराद आपको पता है इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और आपने लेस करनी है इसमें से इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम। याद रखिएगा ये इंटरेस्ट इनकम नहीं बल्कि इसको आप इन्वेस्टमेंट इनकम कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाद में हम डिस्कस कर रहे होंगे इंटरेस्ट इनकम को, इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इनकम में याद रखिएगा दो पहलू हैं, दो चीज़ें हैं। देखें, इन्वेस्टमेंट इनकम के दो पहलू हैं, वो क्या क्या हैं। एक तो ये है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा, वो भी इन्वेस्टमेंट इनकम होगी। और अगर आपने किसी कंपनी को कर्जा दिया हुआ है, उसके लोन नोट्स लिए हुए हैं, कन्वर्टेबल लोन्स लिए हुए हैं, तो आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा, वो भी आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी, ठीक है। तो आप बेसिकली वो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला हुआ है ना, ज़ाहिर है उसमें इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड हुई भी होगी और फाइनेंस कॉस्ट लेस हुई भी होगी। अब आप रिवर्स कर रहे हैं तो मैं उनको रिवर्स करने के लिए ऐड और लेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऐड हो गई और ये आपकी लेस हो गई, तो आपके पास जो आंसर आया वो आंसर आप इनकम स्टेटमेंट को अगर उल्ट कर दें ना, रिवर्स नीचे से ऊपर जाएं, तो ये अब प्रॉफिट बिफोर जो है वो टैक्स आया है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। रिवर्स कर दी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप नॉन कैश आइटम्स को रिवर्स कर रहे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तो डेप्रिसिएशन माइनस हुई तो आप ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन को आप ऐड करेंगे। अगर एमोर्टाइजेशन हुई तो उसको आप ऐड करेंगे। मेक सेंस। तो क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन आप ऐड करेंगे। हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट वो आप ऐड करेंगे। मेक सेंस। अच्छा, इंक्रीज इन प्रोविजन ऐड करेंगे, इंक्रीज इन एक्रूड एक्सपेंसेस ऐड करेंगे आप, ठीक है। तो ये पॉसिबल चीज़ें आप ऐड कर रहे होंगे। अगर प्रोविजन इंक्रीज़ हो रही है तो ज़रा एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ होगा ना, तो आपने प्रॉफिट कम निकाला हुआ होगा, तो आप उसको एडजस्ट करने के लिए प्रॉफिट में ऐड कर रहे होंगे। एक्रूड एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुए होंगे तो प्रॉफिट कम निकला हुआ होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिवर्स करने के लिए आप ऐड करेंगे। फिर अगर अनअर्न्ड इनकम आपकी इंक्रीज़ हुई है पिछले साल से, ये सारा डाटा आपको दिया होगा। इंक्रीज इन डेफर्ड इनकम, तो रिवर्स करने के लिए आप ऐड कर रहे होंगे। मेक सेंस। अच्छा, लेस क्या क्या चीज़ें आप कर रहे होंगे अगर हुई तो, देखिए
इसमें लेस करेंगे amortization ऑफ कैपिटल ग्रांट, और अगर आपको याद हो कि कैपिटल ग्रांट वो होती थी जो नॉन करंट एसेट खरीदने के लिए मिलती थी, और उस कैपिटल ग्रांट का दूसरा ट्रीटमेंट ये था कि उसको हम डेफर्ड क्रेडिट बना लेते थे, और जिस तरह साल बाद डेप्रिसिएशन रिलीज़ होती थी एसओपीएल में, इसी तरह हम वहाँ से अनअर्न्ड इनकम जो डेफर्ड क्रेडिट है उसको हम इनकम बनाते थे। तो जब हमने इनकम बनाया होगा तो हमने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया होगा ना, जबकि उसके अगेंस्ट कैश तो नहीं आया होगा। अब उसके इफ़ेक्ट को हमने रिवर्स करना है तो प्रॉफिट को कम कर लेंगे, लेस करेंगे एमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट, ठीक है। और क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट हो जाए ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, ज़ाहिर है माइनस कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन प्री पेमेंट, अगर प्री पेमेंट इंक्रीज़ हो जाती है तो ज़ाहिर है प्री पेमेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रॉफिट के साथ है। प्री पेड एक्सपेंसेस की बात हो रही है, प्री पेड एक्सपेंसेस ज़्यादा अगर होंगे तो आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, अगर प्री पेड एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो आपके करंट एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। जब करंट एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर जाएगा, तो ज़रा प्रॉफिट इसकी वजह से बड़ा होगा तो हम माइनस कर देंगे। फिर इंक्रीज़ इन एक्रूड इनकम, मेक सेंस। एक्रूड इनकम की वजह से करंट इनकम आपने इंक्रीज़ की हुई होगी ना, और करंट इनकम इंक्रीज़ की होगी, उसके अगेंस्ट कैश तो आया नहीं होगा, तो प्रॉफिट आपका बड़ा हुआ होगा। इसको रिवर्स करने के लिए प्रॉफिट को हम कम कर देंगे, मेक सेंस। अच्छा, इसके अलावा और भी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन मेन चीज़ें यही हैं। अब इन तमाम की अमाउंट जो हैं वो आप जब माइनस करेंगे ऊपर से और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, तो यहाँ पर एक अमाउंट आएगी और उस अमाउंट को आप कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। आगे जाएंगे, अब और क्या चीज़ें होंगी। वर्किंग कैपिटल से मुराद है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, वो यहाँ क्यों आती हैं उसको देख लेंगे अभी। अच्छा, पहले हम ऐड की बात करते हैं। ऐड क्या क्या होगा, याद रखिएगा, जब भी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रही होगी तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, ऐसे ही है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि वो जो ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला हुआ है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम थी तो ये प्रॉफिट भी कम निकला हुआ था। कि क्लोजिंग इन्वेंट्री के अगेंस्ट कैश का आउटफ्लो तो होता नहीं है ना, हमने तो कैश तक पहुंचना है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होने की वजह से प्रॉफिट कम हुआ है, उसको रिवर्स करने के लिए डिक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री आप ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, और क्या है, अगर आपके रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, अब सवाल ये आता है कि रिसीवेबल इंक्रीज का ताल्लुक इधर क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है, देखें रिसीवेबल्स का सेकंड एंट्री क्या होती है रिसीवेबल्स की, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। इसका मतलब क्रेडिट सेल्स इंक्रीज हुई होंगी, क्रेडिट सेल्स की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा, जबकि कैश तो आया नहीं होगा। तो उसको कम करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए हम इंक्रीज इन रिसीवेबल्स को बेसिकली माइनस करेंगे। यहाँ पर बेसिकली ये आएगा डिक्रीज इन रिसीवेबल्स, उल्टा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। डिक्रीज इन, जब आपके रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे होंगे तो जाहिर है आपके पास कैश का इनफ्लो होगा, कस्टमर्स आपको पे कर रहे होंगे, तो हम ऐड करेंगे, मेक सेंस। अच्छा, और क्या करेंगे हम, देखें जब आपके पेएबल इंक्रीज हो रहे होंगे उसको हम ऐड करेंगे। देखें पेएबल इंक्रीज से मुराद क्या है, पेएबल इंक्रीज तो क्रेडिट परचेजेस इंक्रीज, क्रेडिट परचेजेस इंक्रीज तो प्रॉफिट कम, चूँकि आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया होगा ना क्रेडिट परचेजेस को, प्रॉफिट कम हुआ होगा। अब उसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ऐड बैक करेंगे, मेक सेंस। अच्छा, लेस क्या करेंगे, अगर होगा तो
अच्छा, इन दोनों में से कोई एक एस्पेक्ट हो रहा होगा, या तो रिसीवेबल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। पिछले साल 2022 में 5000 थी, अब होगी या 8000 2023 में, तो 3000 से इंक्रीज है। ऐसे ही है ना, ऐसा नहीं है कि दोनों एस्पेक्ट हो, इंक्रीज भी है डिक्रीज भी है, नहीं। मैं आपको सिर्फ थॉरली ये बताना चाह रहा हूँ कि किसके साथ आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। चलें, अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज है, इंक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, ज़ाहिर है जब क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज है तो आपने प्रॉफिट ज़्यादा लिखा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा लिखा होगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज़्यादा निकला होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होने की वजह से कैश का इनफ्लो तो नहीं आ रहा ना, हमने तो कैश तक पहुंचना है, लिहाजा इसको रिवर्स करने के लिए माइनस करेंगे। फिर इंक्रीज़ इन रिसीवेबल, जो हम ऊपर बात कर रहे थे, रिसीवेबल जब इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट सेल्स बढ़ेंगी, क्रेडिट सेल्स बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कैश का इनफ्लो नहीं आ रहा, तो इंक्रीज़ इन रिसीवेबल को रिवर्स करने के लिए माइनस करेंगे। डिक्रीज़ इन पेएबल्स, बड़ी सिंपल सी बात है, पेएबल्स जब डिक्रीज़ हो रहे हैं इसका मतलब आप उनको पेमेंट कर रहे हैं, जब पेमेंट कर रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो होगा, कैश का आउटफ्लो होगा तो माइनस करेंगे। मेक सेंस? अच्छा, यहाँ तक आपका जो भी आंसर निकला हुआ होगा उसको आप कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक हो गया जी? ये आपका रिकन्सिलिएशन हो गई है। जो जो चीज़ें नॉन कैश थी, क्रेडिट के ऊपर थी, वो हम सब ने रिवर्स कर दी। एक्रूड था, अनअर्न्ड था, डेफर्ड था, और उसके अलावा अगर आपके प्रीपेमेंट थी, सब हमने एडजस्ट कर दिया, तो हम कैश तक पहुंच गए ऑपरेशन से। अब हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे नंबर 2 इनडायरेक्ट मेथड में, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ओके जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आपको 2 कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है, वो मैंने बना ली है। यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, वो जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आया उसको, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस को, अब जो एक्चुअली आपने, अच्छा इससे पहले बेहतर है कि आप हेडिंग दे दें क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, कि ये हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं कहाँ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। चलेंज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में आपने जो एक्चुअली पे किया है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, वो माइनस कर रहे होंगे। तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको आप कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके बाद आप अगली हेडिंग देंगे अपनी क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसमें जो आप स्टार्ट ले रहे होते हैं वो बेसिकली लेते हैं आप, अच्छा ये जो आंसर है ना, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, मेक सेंस। उसमें आप स्टार्ट लेते हैं बेसिकली एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट, इनर कॉलम में लिखेंगे। जब आप नॉन करंट एसेट ख़रीदते हैं तो ज़ाहिर है कैश का आउटफ्लो होता है, माइनस करेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, आपने अगर कोई नॉन करंट एसेट बेचा है तो उसको ऐड करेंगे, और यहाँ पर जाके आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम रिफ्लेक्ट कर रही होगी, जिसको रिकन्सिलिएशन में हमने माइनस किया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, इधर जाके बेसिकली वो ऐड होगी, चूँकि दैट इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टमेंट इनकम आपने लिख ली है, अब इसका यहाँ पर आप टोटल करेंगे,
बल्कि यहाँ पर नहीं करें, वहीं पर नीचे ही कर लें। इसका जो टोटल है वो आउटर कॉलम में जाएगा प्लस या नेगेटिव में, और इसको आप लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मेक सेंस? आखिरी है आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लास्ट वन इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से मुराद क्या है? इशू ऑफ शेयर्स, पैसा आएगा ऐड करेंगे। इशू ऑफ लोन नोट्स, पैसा आएगा ऐड करेंगे। रीपेमेंट या रिडेम्पशन ऑफ लोन माइनस कर रहे होंगे। और क्या आएगा? डिविडेंड पेमेंट माइनस करेंगे। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो आउटर कॉलम में प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, और इसको हम कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक हो गया जी। अब हमने करना है इन 3 एक्टिविटीज़ का टोटल। ये 3 एक्टिविटीज़ हैं। अगर ये जो आउटर कॉलम में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है इसको मैं इनर कॉलम में ले जाऊँ और इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद आंसर आउटर में लिख देता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेट मी चलें जी। अगर आप देखें तो 3 एक्टिविटीज़ का हमारा रिज़ल्ट जो है वो आ गया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, जैसे कि ये है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिज़ल्ट है, और ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिज़ल्ट है, और ये है आपकी आखिरी जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। ठीक है, इनका जो फाइनल रिज़ल्ट है या तो वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, उसको हम नीचे लिखेंगे। अगर तो प्लस में है तो हम कहेंगे नेट इंक्रीज़ इन, अगर तो प्लस में है, और अगर माइनस में है तो हम लिखेंगे नेट डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। अब इसको वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं आया, तो उसके लिए हम एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो, या उसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये जो आंसर आया हमारा ये ठीक आया या गलत आया, तो हम क्या करते हैं, एनालिसिस परफॉर्म करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। हमारे पास बेसिकली बैलेंस शीट में 2 साल का डाटा दिया होता है, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। एज्यूम करते हैं प्रीवियस ईयर हमारा था 2022 और करंट ईयर है हमारा 2023। इसमें जो जो चीज़ें हमें दी हुई होंगी वो जो हमने उठानी है बेसिकली बैलेंस शीट से, वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिखने लगा हूँ। ठीक है, ओके जी, हियर वी गो। पहली चीज़ जो हमने उठानी है वो है कैश इन हैंड अगर दिया हुआ है, फिर कैश एट बैंक अगर दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ दी हुई हैं, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है वो उठा लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा करने लगा हूँ कि ये जो 3 एक्टिविटीज़ हमारी निकली हैं ना, इनका मैं ख़ुद से डमी आंसर लिखने लगा हूँ मॉनेटरी फिगर की फॉर्म में। ठीक है, वो मैं आपके सामने, ताकि मैं आपको एनालिसिस समझा दूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। लेट मी डू इट फ्रॉम हियर। देखें, एज्यूम करते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें से हमारा जो रिज़ल्ट आया है दैट इज़ पॉजिटिव 30,000। ठीक है, फाइनेंसिंग अच्छा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से हमारा रिज़ल्ट आया है नेगेटिव 20,000 आउटफ्लो हुआ, और जो
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें से हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो है नेगेटिव का 7,000। ठीक है, अगर हम इन तीनों का टोटल करें -20 +30 +10,000 -7,000 +3,000, इसका मतलब है कि हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 3,000 का। दैट इज़ नेट डिक्रीज इन कैश एंड नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मेक सेंस? पॉजिटिव का साइन है। अब हमने ये प्रूव करना है क्या वाकई ये आंसर 3,000 हमारा ठीक आया। तो यहाँ पर मैं डमी फिगर्स लेने लगा हूँ। एज्यूम करते हैं बैलेंस शीट में 2022 का आपका कैश इन हैंड दिया हुआ है 4,000, 3,000 आपका कैश एट बैंक है, 5,000 आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, 1,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है। याद रखिएगा बैंक ओवरड्राफ्ट आप हमेशा नेगेटिव में लिखेंगे एनालिसिस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के टाइम। मेक सेंस? देखा जाए तो 2022 में हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? 2022 में हमारा कैश एंड कैश जो इक्विवेलेंट पड़ा हुआ था उसको हम देखने लगे हैं। 4,000 + 3,000 7,000 + 5 12,000 -1,000 11,000। ठीक है, ये हमारा था क्या 2022 में। अच्छा, कैश इन हैंड के बारे में कहते हैं 2023 में हो गया है 7,000। कैश इन हैंड 2000 कैश एट बैंक जो है वो हो गया है 4,000। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ जो हैं वो 6,000 हो गई हैं। मेक सेंस? और एज्यूम करते हैं कि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है 3,000, ऐसे एज्यूम कर रहे हैं। ये आपको फिगर्स दी हुई होंगी, याद रखिएगा, आपने एज इट इज़ उतार लेनी है। देखा जाए तो 2023 में हमारा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था 7 में 4 मिलाया तो 11 हो गया, 7 में 4 मिलाया 11, 11 में 6 मिलाया तो 17, 17 में से 3 निकाला तो ये हो गया आपका 14,000। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, ये जो 2022 का डाटा है ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंसेस होंगे 2023 के लिए, और 2023 का क्लोजिंग बैलेंस होगा। हम ये जो 3,000 पॉजिटिव में आया है इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 11,000। जब हम इसमें अगर ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं तो हमारे पास 3,000 में 11,000 ऐड हुआ तो आंसर कितना आया 14,000। क्या जो 2023 में हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है क्या वो भी 14,000 है? यस। इसका मतलब है हमारा आंसर एग्री कर गया ऑटोमेटिकली। दिस इज़ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये हुआ क्या है देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं इन डिफरेंट सेंस, देखें 2022 में हमारे पास 11,000 था और 2023 में हमारे पास 14 हो गया। इसका मतलब है हमारे पास कैश का इनफ्लो आया है कितना 3,000 का। और अगर आप ये देखें तो हमारे पास कैश जनरेट हुआ है पूरे साल कितना 3,000। इसका मतलब हमारा आंसर एग्री कर गया। मेक सेंस? तो ये थी आपकी फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड का। अब हम चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के डायरेक्ट मेथड के ऊपर, जो कि अमूमी तौर के ऊपर टेस्ट बहुत कम किया जाता है। सेकंड मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमें सिर्फ और सिर्फ जो रिज़ल्ट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बताता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को वो नहीं छेड़ता। बिज़नेस टू बिज़नेस ये मेथड वेरी कर रहे होते हैं। कुछ बिजनेसेस जो स्मॉल मीडियम होते हैं उनकी इतनी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो ऑपरेशंस का ही वो कैश फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो वो डायरेक्ट मेथड उनको हेल्प आउट कर रहा होता है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, वो है कैश सेल्स। अच्छा, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कैश सेल्स की हैं, इसमें ऐड करेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स क्रेडिट कस्टमर से माइनस कैश परचेजेस, इसमें से माइनस करेंगे कैश पेड टू क्रेडिट सप्लायर्स। आगे फिगर्स आप लिखते जाइएगा। प्लस करेंगे अगर कोई कैश में आपको इनकम रिसीव हुई
माइनस करेंगे अगर आपने कोई कैश में एक्सपेंसेस पे किए हैं, इंटरेस्ट पे किया है, टैक्स पे किया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव में, और उसको आप कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो सिर्फ ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का रिजल्ट बताती है, ठीक है। इसके बाद हम एमसीक्यूज़ करते हैं किट के, एंड देन वी आर सपोज टू मूव फॉरवर्ड। थैंक यू।